CH-108, वो मैं नहीं हूँ। अजय प्रिया को देखते हुए कुछ सोचने लगा। प्रिया अजय को देखते हुए बोले, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? अजय प्यार से प्रिया की गाल को का अंगूठे से सहलाते हुए बोल, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। प्रिया बुक बंद करके पूछी, क्या सोच रहे थे? सोच रहा हूँ कि अगर कभी तुम्हें पता चले कि अभी जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, तो तुम क्या करोगी? प्रिया अजय की बात सुनकर बुक साइड में रखते हुए बोली, चाहे तुम जो भी हो, कोई गैंग लीडर हो या फिर कोई माफिया के लीडर हो या फिर दुनिया के सबसे बुरे आदमी हो, मैं तब तक तुम्हारे साथ तुम्हारी ताकत बनकर खड़ी रहूंगी जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार बना है। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की या फिर तुम्हारा प्यार मेरे लिए राय के दाने के बराबर भी कम हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। प्रिया की बात सुनकर अजय उसे हैरानी से देखते हुए बोला, मैडम आप अपने पति को मार दोगे? क्या हमारे होने वाले बच्चे को अनाथ कर दोगे? अजय की बात सुनकर प्रिया अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, जिंदा रहना चाहते हो? तुमसे जिंदगी भर वैसे ही प्यार करते रहना जैसे अभी कर रहे हो। ये बोलकर प्रिया एवली हंसने लगी। अजय को हमेशा से प्रिया के टफनेस को बहुत इज्जत देता था, पर आज प्रिया की बात सुनकर उसे अपने आप पर गुरूर महसूस होता है कि प्रिया उसकी वाइफ है। प्रिया अजय की स्माइल देखकर बोली, तुम्हें मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा है, पर अगर उन्होंने मुझसे तुम्हें छीनने की कोशिश की तो मैं उनसे भी लड़ जाऊंगी। प्रिया की बात सुनकर अजय उसे अपने करीब लाकर बोला, मैं हमेशा तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये बोलकर अजय प्रिया को गले लगा लेकर बोला, अगर तुम मेरे साथ इसी तरह मैं जिंदगी प्यारे मुश्किल को बहुत ही आसानी से पार कर देंगे और प्लीज़ इसी तरह मुझ पर भरोसा बनाए रखना। तुम्हारा भरोसा मुझे और भी ताकत देता है। अजय की बात सुनकर प्रिया बोली, तुमने कुछ सोचा है पार्टी में जाने के बारे में? यशोदा का यहाँ आना, पार्टी में इनविटेशन देना, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। अजय बोला, मुझे पता है कि वह लोग कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, मैं भी उन्हें ऐसा तोहफा दूंगा कि वह तोहफा हो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। अजय आगे बोला, और तुम्हें भी ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि तुम भी कभी भूल नहीं पाओगी। अजय की बात सुनकर प्रिया एक्साइट होते हुए बोली, तुमने मेरे लिए कौन सा सरप्राइज प्लान किया है? अजय प्रिया की गाल को खींचते हुए बोला, अगर अभी ही बता दूंगा तो सरप्राइज नहीं रहेगा। इसलिए मैडम आप पार्टी तक इंतजार करिए। लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए आपको अगर मीठा फल करना है थोड़ा सब्र रखना ही होगा। अजय की बात सुनकर प्रिया मुंह बनाते हुए ठीक बोलती है। दोनों बात कर रहे होते हैं, सभी अजय का फ़ोन रिंग होता है। अजय फ़ोन पर नाम देखकर तुरंत ही कि आपको देखकर बोला, मैं ये फ़ोन अटेंड करके आता हूँ। प्रिया ठीक है बोलकर अपनी बुक फिर से पढ़ने लगती है। अजय फ़ोन रिसीव करने के लिए बाहर आता है। अजय फ़ोन रिसीव करता है तो उधर से बोला, सर आपने जो नंबर टेर्स करने के लिए बोला था, हमने उसके बारे में पता लगा लिया है। वह नंबर मुकुंद चटर्जी नाम के NRI का है, पर बात ये कि वह आदमी बहुत सालों पहले हार्ट अटैक के वजह से मर गया। गजब की बात यह है कि उस आदमी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और ना ही उसकी फैमिली मेंबर के बारे में कुछ पता चल नहीं पा रहा है। ऐसा लगता है कि वो लोग इस दुनिया से गायब ही हो गए हो। रंजीत की बात सुनकर अजय बोला, गायब होने से पहले तो रहते ही होंगे, किसी भी कीमत पर मुझे इनके बारे में जानकारी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ही जो हमारे नज़र के सामने नहीं आ रहा है, वो खोज निकालना है। तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। रंजीत 2 दिन सुनकर बोला, बोस बहुत कम टाइम है। अजय जवाब में बोला, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। ये बोलकर अजय फ़ोन कट कर देता है। रंजीत विप
विप की आवाज सुनकर आह भरते हुए काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ मुंबई में विवान और कामिनी होटल लौटते हैं। कामिनी ने अभी तक विवान का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। विवान कामिनी को कमरे में ले जाकर सोफे पर बिठाकर पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद कामिनी बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब चीज़ मेरी वजह से हुआ। अगर मुझे बीच पर लेके नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। कामिनी की बात सुनकर विवान बोला, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, वह लोग हमारा पीछा एयरपोर्ट से ही कर रहे थे, तो इसमें तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बिजनेस लाइन में होता ही रहता है। और जिस मुकाम पर शेखावत इंडस्ट्रीज है, दुश्मन होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलकर विवान कामिनी के माथे पर किस करके गले लगा लेता है। अगले दिन विवान और कामिनी पूजा के लिए वक्त पर मंदिर पहुंचने हैं। पूरे विधि विधान से पूजा समाप्त होती है। पूजा के बाद कामिनी और विवान 2 दिन और मुंबई में रुकते हैं। उसे दिन के हमले के बाद कामिनी को मुंबई में एक पल और रहना नहीं था, पर विवान की जिद की वजह से वह 2 दिन और रुकने के लिए मान जाती है। इन 2 दिनों में विमान और कामिनी घरवालों के लिए शॉपिंग करते हैं। घूमते फिरते विवान कामिनी का मूड हल्का करने की कोशिश करता है। कमीनी विवान एफर्ट्स को देखकर कामिनी भी इंजॉय करने की कोशिश करती है। वहीं रंजीत पूरी कोशिश करता है पता लगाने की, पर उसे एक भी क्यों नहीं मिलता है जिससे वह अपना आप कौन लगता है, क्योंकि यह जिंदगी में पहली बार वह अपने काम में नाकाम हो रहा था, वरना जब से उसने हो संभाला है कोई भी काम वह अगर हाथ में ले ले तो पूरा करके ही छोड़ता है, पर यह पहला कैसे जिसमें वह नाकामयाब हो रहा है। 2 दिन बाद कामिनी और दीवान मुंबई से दिल्ली के लिए लौटते। विवान ने पहले ही सबको मना कर देखी, कोई भी उन्हें एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए ना आए, वह डायरेक्टली घर आ जाएंगे। विवान और कामिनी घर पहुंचने शकुंतला जी और अनुराधा जी दोनों आरती की थाली लेकर दोनों का दरवाजे पर इंतजार कर रहे होते हैं। शकुंतला जी दोनों को दरवाजे पर रुककर पहले उनकी नज़र उतारती है, उसके बाद आरती करके उन्हें अंदर लेकर आती है। कामिनी शकुंतला जी और अनुराधा जी का पैर छूकर आशीर्वाद देती है। जैसे ही घर के अंदर जाता है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैर जम जाते हैं। CH-109 खूबसूरत नज़ारा। सॉरी, गलती, इन दिन मैंने इसलिए अपडेट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की लिखने की, पर मुझे नहीं हो पाया, तो फिर मैं अंत में ब्रेक ही ले लिया। आप लोग सोच रहे हो कि मैं कितना बीमार पड़ती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरी डिलीवरी सिजेरियन हुई थी, इसलिए उसमें थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था, इसलिए मैं आज थोड़ा बड़ा चैप्टर अपडेट कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर शेयर भी ज़रूर करिए ताकि मेरी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। शकुंतला जी विवान के आकर पास गले लगते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वादा पूरा किया। आपने मेरे विहान को ढूंढ ही लिया। कामिनी कंफ्यूज होकर सामने बैठे लड़के को देखते हैं। दीवान शकुंतला जी की बात सुनकर उनके पीठ को सहलाते हुए बोला, आप खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शकुंतला जी विहान को इशारा करके खुद के पास बुलाती है। इशारा समझ के विहान तुरंत ही उठकर शकुंतला जी के पास आता है। शकुंतला जी विहान से कहती हैं, ये तुम्हारे बड़े भाई और तुम्हारी भाभी है। ये सुनकर तुरंत ही विवान के गले लगता है और कामिनी के पर छूने लगता। तभी कामिनी 2 कदम पीछे हो जाती है। शकुंतला जी कामिनी को कहा कि यह विवाह विवान का छोटा भाई विहान है, जो बहुत सालों पहले हमसे दूर हो गया था, पर भगवान ने इसे हमें वापस लौटा दिया। ये सुनकर कामिनी सिर्फ विहान को ही देखती है। रागिनी शकुंतला जी के पास आकर बोली, क्या माँ छोटे बेटे की मिलते ही बड़े बेटे को बिल्कुल ही भुला दिया?
देखो कैसे दोनों को यहाँ पर खड़ा करके रखा है, दोनों सफ़र से आए थक गए होंगे। अब तो बिहान भाई हमारे साथ ही रहेंगे, तब हम अच्छे से भाभी को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। रागिनी की बात सुनकर शकुंतला जूस के कंधे पर हल्का सा मारते हुए बोली, कुछ भी बोलती है। इन सब के बीच में कामिनी विमान का फेस एक्सप्रेशन देखी है, उसे पर साफ लिखा होता है कि विहान को देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। शकुंतला जी विवान को देखकर बोली, तुम दोनों जाकर आराम कर लो, मैं नाश्ता कमरे में ही भिजवा देती हूँ। जी माँ बोलकर विवान और कामिनी कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पर खड़ा विहान विमान और कामिनी को घूर कर जाते हुए देखा है। कामिनी कमरे में आकर विवान को पूछना चाहती है, पर उसके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता है। विवान बिना कुछ बोले फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला जाता है। विवान को बाथरूम जाता देखकर कामिनी उसके लिए कपड़े निकालकर बेड पर रखकर उसका इंतजार करने लगती है। अजय अभी तमन्ना के कंसेंटिंग रूम में बेचैन होकर बार बार पर्दे की तरफ देख रहा होता है। आज प्रिया का 5th मंथ चेकअप है। कुछ ही देर में तमन्ना और प्रिया चेकअप रूम से बाहर आती है। प्रिया अजय तुरंत ही खड़ा होकर प्रिया को सहारा देता है, जिसे देखकर तमन्ना के दिल में टीस सी उठती है। पर वह अपने फेस पर एक्सप्रेशन ना लाते हुए बोली, बेबी अंदर भी बहुत ही स्टेबल है और उसका ग्रंथ भी प्रॉपर हो रहा है। मैं इसी तरह चला रहा तो मैं को डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ने थोड़ा और डाइट की ज़रूरत है। तमन्ना आगे बोली, मैं जो दवा लिख कर दे रही हूँ उन्हें बिल्कुल टाइम पर खाना है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना ये स्ट्रेस से दूर रहेंगे उतना बेबी और मैं हेल्दी रहेंगे। तमन्ना की बात सुनकर प्रिया बहुत ही रिलैक्स फील करती है। प्रिया तमन्ना को देखकर बोली, तुम मुझे प्रिया बुला सकती हो। बार बार मैम सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता है। प्रिया की बात सुनकर तमन्ना चौंकते हुए प्रिया को देखते हैं। प्रिया स्माइल करके बोली, मुझे पता है कि तुम अजय के लिए काम करती है, इसलिए मैं कह दूं तुम मुझे प्रिया बुला सकती हो, अजय को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। प्रिया की बात सुनकर तमन्ना अजय की तरह दिखती है। अजय तमन्ना को देखकर आंखों से इशारा करते थे, तमन्ना समझ जाती है। तमन्ना ने प्रिया से कहा, ठीक है, आपसे मैं नहीं प्रिया ही बुलाऊंगी। यह सुनकर प्रिया स्माइल करके थैंक यू बोलकर के डॉक्टर की केबिन से निकल जाती है। प्रिया को जाता देखकर तमन्ना सोच में पड़ जाती है कि इसको कैसे पता चला कि मैं अजय के लिए काम करती हूँ, क्योंकि शिवा, अरिजीत और अभिजीत के कोई नहीं जानता है कि वह अजय के लिए काम करती है। अजय बहुत ही फोकस से ड्राइविंग करना होता है। अपने पेट पर हाथ सहलाते हुए बोली, अजय मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, हमको रेस्टोरेंट में खाना खाए। प्रिया की बात सुनकर अजय मुस्कुराते हुए गाड़ी रेस्टोरेंट की ओर घुमा लेता है। अजय कुछ ही देर में फेमस रेस्टोरेंट सामने गाड़ी रोककर गाड़ी से उतरता प्रिया के लिए दरवाज़ा खुलता है। प्रिया गाड़ी से उतरती है तो अजय गार्ड को चाबी दे खत्म करने के लिए बोलता और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। मैनेजर अजय और प्रिया को देखकर गुड इवनिंग बोलता है। अजय सिर्फ सर हिलाकर दोनों फर्स्ट फ्लोर के विंडो सीट के पास जाकर बैठ जाते हैं। वहां से बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है, जो प्रिया का दिल जीत लेता है। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान देखकर अजय खो सा जाता है। प्रिया बहुत ही सुकून से बाहर का नज़ारा देख रही होती हैं। अजय किसी की आहट सुनकर मुंड कर देखा तो वेटर खड़ा होता है। अजय वेटर को चुप रहने का इशारा कर के धीरे धीरे आवाज़ से ऑर्डर करता है। वेटर ऑर्डर लेते समय अजय को अजीब नज़रों से देखता है। ऑर्डर देकर अजय वेटर को चुपचाप से जाने जाते के लिए बोलता है। वेटर सर झुकाकर थैंक यू बोलकर चला जाता है। वहीं दूर बैठा कंपल बहुत ही गौर से अजय और प्रिया को देखती है। पहले तो उसे लगा कि बाइन का असर है जो उसे दोनों दिख रहे हैं, पर जैसे जैसे दोनों नज़दीक आए तो उसे यकीन
हुआ कि दोनों से मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। दोनों को यहाँ देखकर उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वह झूठी स्माइल के साथ वो अजय और प्रिया के पास आती हैं। दोनों को देखकर चौंकने की एक्टिंग करते हुए थोड़ा जोर से बोली, अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? क्या तुम दोनों ही यहाँ खाना खाने आए हो? क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? प्रिया जो बहुत ही सुकून से बाहर का नज़ारा देख रही थी, जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मुड़ती है तो उसका मूड खराब हो जाता है। यह और कोई नहीं, यशोदा की छोटी बेटी संध्या को अपने आमिर बॉयफ्रेंड के साथ पहले बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। CH-110 मज़ेदार डिनर। प्रिया जो बहुत ही सुकून से बाहर का नज़ारा देख रही थी, जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मुड़ती है तो उसका मूड खराब हो जाता है। यह और कोई नहीं, यशोदा की छोटी बेटी संध्या को अपने आमिर बॉयफ्रेंड के साथ पहले बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। प्रिया और अजय को देखकर संध्या अपने अमीर के साथ शो ऑफ करने के लिए आती है। संध्या की आवाज़ सुनते ही प्रिया का मूड एकदम से ही खराब हो जाता है। वह झूठी स्माइल करके हाथ बांधकर संध्या की तरफ देखते हुए बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, अभी अभी मेरी लॉटरी लगी है और वही पैसे लेकर मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में एंजॉय करने आई हूँ, पर आप मेरा मूड खराब हो गया पता है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर थोड़ा एंजॉय करूँगी, पर यहाँ पर तो जानवर भी अलाउड है और मेरे सामने एक गधी खड़ी होकर कब ठेचू ठेचू किए जा रही है। उसकी ठेचू ठेचू सुनकर मेरे कान में दर्द हो रहा है। ये बोलकर प्रिया बहुत ही अफसोस भरा फेस बनती है। प्रिया के मुंह से खुद के लिए गधी सुनते ही संध्या गुस्से से आग बबूला हो जाती है। संध्या गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे गधी कहा? संध्या की बात सुनकर प्रिया छोटी स्माइल करते हुए मुंह पर हाथ रखकर चौंकने वाली एक्सप्रेशन के साथ बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम अपने आप को गधी क्यों बुला रही हो? मैंने तुम्हें गधी नहीं बोला है, पर अब तुम अपने आप को गधी समझती हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्रिया ताना भरी बात सुनकर अजय पूरी बत्तीसी दिखाकर स्माइल करता है। इतने में ही संध्या का नया बॉयफ्रेंड उसके पास आकर पूछा, बेबी तुम्हें क्या कर रही हो और क्या तुम इन लोगों को जानती हो? संध्या उसके बॉयफ्रेंड कबीर की बात सुनकर बोली, यह मेरी कजिन सिस्टर है और यह उसका हस्बैंड जो घर जमाई है, कुछ काम नहीं करता। यह एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में पहली बार डिनर करने के लिए आए हैं। आई थिंक ये लोग गलती से रेस्टोरेंट में आ गए, इन्हें यह नहीं पता कि यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है। मिडिल क्लास लोग यहाँ का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये सुनकर कबीर अधिकार भरी नज़रों से अजय को देखकर संध्या की कमर में हाथ डालकर स्टाइल से बोला, ऑफ कोर्स बेबी, मैं ऐसी चैरिटी महीने में 1-2 बार कर ही लेता हूँ, और ये तो तुम्हारी कजिन सिस्टर है, उनकी हेल्प नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा? कबीर की घमंड भरी बातें सुनकर प्रिया को गुस्सा आता है और जवाब देने ही वाली होती है कि अजय टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा करता है। मुझे का इशारा समझकर प्रिया मुंह बनाकर चुपचाप बैठ जाती है। अजय फेस पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल बनाकर बोला, थैंक यू सो मच मिस्टर आहूजा, आपने सच कहा, ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, प्लीज़ जॉइन अस बोलकर वेटर को इशारे से अपने पास बुलाया है। वेटर पास आकर यस सर बोला। अजय ने स्माइल के साथ लेकर को देखकर बोला, प्लीज़ हम चारों के लिए यहाँ का बेस्ट डाइनिंग रूम बुक कर दो। वेटर एक नज़र अजय को देखकर जी सर अभी कराता हूँ बोलकर चला जाता है। स्पेशल रूम का नाम सुनते ही कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि स्पेशल रूम की प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। बहुत ही कम लोग स्पेशल रूम बुक करवाते हैं। स्पेशल रूम का नाम सुपर। संध्या गुस्से में अजय को बोली, तुम्हारी औकात भी है स्पेशल रूम में जाकर खाना खाने की?
अजय बहुत ही प्यार से बोल, कोर्स नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में आकर और स्पेशल रूम लेकर सिर्फ एक वक्त का खाना खाऊं, और मिस्टर कबीर सिसोदिया की तो इतनी औकात है कि वह किसी को भी वह रूम में ले जाकर एक टाइम का खाना खिला सकते हैं। अजय कबीर की तरफ देखकर स्माइल करके कहा, मिस्टर सिसोदिया, क्या मैं गलत बोला? कबीर अपने कहे गए पर पछताते हुए झूठी स्माइल कर कर बोला, डोंट वरी मिस्टर, तुम जैसे छोटे लोगों पर मैं इतनी दया तो कर ही सकता हूँ। कबीर की बात सुनकर प्रिया का खून खौलने लगता है। प्रिया जवाब देना चाहती है, पर अजय ने कसकर उसका हाथ पकड़ रखा है, जिससे वह अपना गुस्सा बर्दाश्त करके बैठी है। ये सुनकर अजय झूठी स्माइल करके संध्या को देखा है। संध्या का मुंह गुस्से से लाल हो चुका होता है। चारों के बीच में आंखों ही आंखों में जंग छिड़ी हुई है। इतने में बैठे रहकर बोलकर, रूम रेडी है, आप सब वहां चल सकते हैं। या सुनकर अजय प्रिया को बहुत ही एटीट्यूड से लेकर वेटर के पीछे चला जाता है। अजय प्रिया को जाता देख कबीर गुस्से में संध्या को देखा है। कबीर का गुस्सा देखकर संध्या बोली, आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ उन लोग को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि यह शायद गलती से गलत रेस्टोरेंट में आ गए। संध्या की मीनिंगलेस एक्सक्यूज सुनकर कबीर उसे पर एक नज़र डालकर रूम की तरफ बढ़ जाता है। कबीर को इस तरह जाता देखकर संध्या गुस्से में पर पटकते हुए उसके पीछे चल देती है। दोनों जब रूम में आते हैं तो देखते हैं कि अजय और प्रिया पहले से विंडो सीट के पास बैठकर मेनू देखते हुए बेटे को ऑर्डर दे रहे होता है। अजय कबीर को देखकर बोला, मिस्टर सिसोदिया, हमने तो अपना ऑर्डर दे दिया है, आपको जो पसंद है वह ऑर्डर कर लो। कबीर सामने वाली सीट पर दोनों को देखकर उसका डाइनिंग करने का मूड ही मर गया। फिर भी अपनी इज्जत रखने के लिए वह जैसे ही उसकी आंखें फैल जाती है, मेनू में लिखे गए आइटम की प्राइस देखकर उसके मगज के तार हिलने लगते हैं। फिर भी कबीर ऑर्डर करता है। संध्या भी अपने लिए कम से कम कर से 5 डिश ऑर्डर करती है। कबीर को अभी संध्या पर इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसका दिल कर रहा है कि जोर से खींचकर एक थप्पड़ लगाए ताकि इसका दिमाग का जो पुर्जा ढीला हो वह फिट हो जाए। ऑर्डर लेकर वाटर जाने ही लगता है, तभी अजय रोकते हुए बोला, मेरे लिए 1 ग्लास चेटो मार्गाग्स 1787 वाइन, और मेरी वाइफ के लिए कुर्ग ऑरेंज का फ्रेश जूस लेकर आना। ओके सर बोलकर वाटर चला जाता है। अजय का ऑर्डर सुनकर कबीर को अपने किए गए डिसीजन पर खुद को थप्पड़ मारने का दिल करता है। संध्या अजय के इस रूप को देखकर चौंक जाती है। उसे हमेशा लगता था किया जाए एक बेकार और अनपढ़ इंसान है जिसे कुछ नहीं होता है, पर इस तरह ऑर्डर देता शॉक्ड होकर अजय को देखते रह जाती है। अजय के कंधे पर सर रखकर प्रिया बाहर का नज़ारा देख रही होती है। मुझे बहुत ही प्यार से प्रिया के बालों को सहलाता है। दोनों में इतना इन्फेक्शन देखकर संध्या के तन बदन में आग लगने लगती है। कुछ ही देर में वेटर खाना टेबल पर लगता है। इतना सारा खाना देकर कबीर को चक्कर आने लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ एनकाउंटर करेगा। अजय और प्रिया पूरे दिल से खाना एंजॉय करते हैं, वही संध्या और कबीर भारी मन से खाना को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। CH-111 एक्साइटमेंट। संध्या और कबीर को खाना ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मोम चबा रहे हों। प्रिया दोनों के सड़े हुए चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रही थी, तो वही संध्या मन ही मन में अजय और प्रिया को कोसो जा रही थी। दोनों अपना लंच फिनिश करते हैं, इतने में ही वेटर बिल लाकर कबीर के हाथ में देकर वहां से चला जाता है। कबीर बिल खोलकर देखा तो उसके होश आवाज उड़ जाता है। अजय वाइन पीते हुए कबीर का एक्सप्रेशन देख रहा होता है। अजय कबीर का चेहरा देखकर परेशानी भरा एक्सप्रेशन बनाकर पूछा, क्या हुआ मिस्टर आहूजा, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? हमने कुछ ज्यादा और एक्सपेंसिव ऑर्डर कर दिया क्या?
कबीर अजय की बात सुनकर झूठी स्माइल करके बोला, कुछ नहीं मिस्टर शर्मा, मैं बिल पे करके आता हूँ। ये बोलकर कबीर उठकर काउंटर पर चला जाता है। उसके चेहरे से ही उसके दिल का हाल बता रहा है। कबीर काउंटर पर जाकर मैनेजर को बुलाने के लिए बोलता है। वॉटर तुरंत ही मैनेजर को बुलाकर लाता है। कबीर मैनेजर से रिस्पेक्टिवली कहा, मेरे हिसाब से यह बिल बहुत ज़्यादा है 4 लोग के लंच के हिसाब से। मैनेजर ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली कबीर को बताया कि इस रेस्टोरेंट का नियम है, अगर प्राइवेट रूम लेना हो तो पहले से बुक करना पड़ता है। अगर एट ए टाइम बुक करो तो उसके लिए इमरजेंसी चार्ज 1.5 लाख लगते हैं। मैनेजर ने आगे बोला, और जो वाइन सर ने ऑर्डर किया था वह वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव वाइन है, जिसका 1 क्लास का प्राइस अराउंड 1 लाख है। मैनेजर आगे बोला, और उन्होंने हमें पर्सनली बोला था कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए सारा खान ऑर्गेनिक तरीके से ही बनाया जाए। मैनेजर की बात सुनकर कबीर 1 मिनट के लिए पीछे मुड़कर अजय को देखकर समझ जाता है कि वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके बाद बिल पे करके वापस आता है। अजय उसे देखकर कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर आहूजा, आपने हमें इतना अच्छा लंच प्रोवाइड किया। अजय की बात सुनकर संध्या घमंड से बोली, मैंने सही सोचा था, तुम जैसे छोटे लोग शायद गलती से इस रेस्टोरेंट में आ गए होंगे। संध्या की बात सुनते ही प्रिया का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर भी प्रिया खुद को शांत करते हुए चुपचाप बैठी रही, पर अजय स्माइल करके संध्या को जवाब में कहा, बिल्कुल सही बोल साले साहब आपने, हम बिल्कुल इस रेस्टोरेंट में गलती से ही आ गए थे, और हमारा नसीब देखिए कि आप और मिस्टर आहूजा यहाँ मिल गया, और हमने फ्री में ही लंच करने के लिए। मैंने सही कहा ना मिस्टर आहूजा? कबीर को आता देखकर अजय स्माइल करके बोला। अजय की बात सुनकर कबीर झूठी स्माइल पास करता है। बार बार फ्री शब्द सुनकर कबीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कबीर गुस्सा होकर संध्या को देखकर का हाथ पकड़ कर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही कबीर संध्या का हाथ जोर से झटकते हुए बोला, लेट्स ब्रेक अप। आज के बाद तुम अगर मेरे आसपास भटकते हुए दिखाई दी तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। ये सुनकर संध्या को समझ में नहीं आया कि कबीर ऐसा क्यों बोल रहा है। संध्या कबीर का हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ कबीर, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कबीर संध्या का हाथ गुस्से में झटकते हुए बोला, मुझे लगा कि तुम डाउन टू अर्थ लड़की होगी, पर तुम तो एक नंबर की घमंडी और बेवकूफ़ लड़की निकली। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बहन का पति कोई आम इंसान नहीं है। तुमने देखा वह रेस्टोरेंट में किस तरह ऑर्डर दे रहा था, उसके बोलने का तरीका, उसके खाने का तरीका कोई आम आदमी का नहीं है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी और मेरी कंपनी पर थोड़ी सा भी नुकसान पहुंचा तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे शर्मा इंडस्ट्रीज को राख में मिला दूंगा। कबीर संध्या को बेरहमी से खुद से अलग करके वहां से चला। संध्या कबीर की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। सोचते हुए संध्या अचानक जोर से हंसते हुए कबीर को 2-4 गाली देते हुए बोली, बेवकूफ़ में नहीं तुम हो वह आदमी सिर्फ निकम्मा है जो प्रिया की कमाई पर पल रहा है। डेम कबीर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे से सिर्फ एक बेवकूफ़ की वजह से ब्रेकअप किया है। संध्या या बोलते हुए गुस्से में अपनी हिल्स जमीन पर रगड़ने लगती है, जैसे वह हिल के नीचे किसी का सर रगड़ रही हो। अजय और प्रिया हाथ में हाथ डाले बहुत ही आराम से रेस्टोरेंट के बाहर निकलते हैं। दोनों के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल होती है। प्रिया आज बहुत खुश दिख रही है, क्योंकि आज उसने संध्या के गुरूर को थोड़ा ज़्यादा नहीं पर थोड़ा जरूर नुकसान पहुंचा है। दोनों को इतना खुश देखकर संध्या के बदन में आग लग जाती है। अजय संध्या के सामने आकर बहुत ही सिंसियरली थैंक यू बोलता है और वहां से निकल जाता है। संध्या गुस्से और नफरत भरी नज़रों से दोनों को देखते रहती हैं।
गुस्से को काबू करते हुए पैर पटक कर शर्मा निवास के लिए निकल जाती है। अजय गाड़ी चला रहा होता है पर प्रिया अपनी पैनी नज़रों से अजय को देख रही होती हैं। अजय प्रिया को बोला, मैडम आप इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? प्रिया बोली, तुमने मैनेजर को आंखों से इशारा क्यों और क्या किया था? अजय जवाब में बोला, मैडम जी मैंने कहा कुछ इशारा किया था। अजय की बात सुनकर प्रिया हंसते हुए बोली, अगर तुमने इशारा नहीं किया तो हमें इतनी जल्दी प्राइवेट रूम किस तरह मिला है? जितना मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी है, रेस्टोरेंट का नियम है कि अगर तुम्हें प्राइवेट रूम चाहिए तो एटलीस्ट 2 दिन पहले बुक करवाना पड़ता है। प्रिया की बात सुनकर अजय मिस्टीरियस की स्माइल करते हुए गाड़ी चलाने पर फोकस करता है। अजय की स्माइल देखकर प्रिया बोली, तुम्हारे कहने पर ही उस मैनेजर ने हमें रूम दे दिया। प्रिया के सवाल का अजय कोई जवाब नहीं देता है। कोई जवाब न पाकर प्रिया कुछ सोचते हुए अजय को देखकर तुक्का मारते हुए बोली, तो वह रेस्टोरेंट तुम्हारा ही है। प्रिया का एनालिसिस सुनकर अजय के चेहरे की स्माइल और ज़्यादा बढ़ जाती है। अजय की फेस की स्माइल देखकर शॉक्ड के मारे प्रिया की आंखें बड़ी हो जाती है। अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से प्रिया अजय को देखने लगती है। प्रिया को यकीन नहीं होता है कि अजय वर्ल्ड के 1 to 10 रेस्टोरेंट में से फर्स्ट नंबर पर आने वाले रेस्टोरेंट का मालिक है, जिसमें डिनर करने के लिए बड़े से बड़े आदमी को पहले सीट बुक करवानी पड़ती है, तभी जाकर उसे वहां लंच करने का या फिर डिनर करने का मौका मिलता है। प्रिया एक्साइटेड होकर अजय को पूछी, सच में क्या वह तुम्हारा रेस्टोरेंट है? अजय स्माइल करके प्रिया को बोला, मैडम मैं आपसे कभी झूठ बोला है। ये सुनते ही प्रिया खुशी से उछल पड़ती है। एक वक्त के लिए वह भूल जाती है कि वह अभी प्रेग्नेंट है। प्रिया को इस तरह उछलता देखकर डर के मारे अजय अचानक ब्रेक रुकता है, जिससे प्रिया को एकदम से झटका लगता है और वह पूरी तरह से आगे कांच से टकराने वाली होती है कि अजय उसको बचा लेता है। अजय गुस्से में प्रिया को देखने लगता है। प्रिया आगे की गुस्से भरी आंखें देखकर उसे याद आता है कि वह भी उसने अभी कौन सी गलती की। प्रिया कान पढ़कर मासूम सा चेहरा बनाकर प्यारी सी स्माइल होठों पर लाकर सॉरी बोलते हुए बोली, आई प्रॉमिस आगे से ध्यान रखूंगी, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। प्रिया की बात सुनकर अजय बोला, अगर मुझे पता होता कि आप इस तरह एक्साइटेड हो जाएंगे तो मैं कभी भी आपको या नहीं बताता। ये सुनकर प्रिया चुपचाप होंठ पर उंगली रखकर बैठ जाती है। प्रिया की हरकत देखकर अजय का गुस्सा रखो चक्कर हो जाता है। नहीं, दूसरी तरफ शर्मा निवास में संध्या गुस्से में पर पटकते हुए घर के अंदर आती है और जोर से अपना पर सुबह बार फेंकते हुए नौकर से खुद के लिए जूस लाने के लिए बोलता है। नौकर फ्रेश जूस लाकर देता है। संध्या जूस लेकर एक घूंट जैसे ही एक घुट लेती ही गुस्से भरी नज़रों से नौकर को देखते हुए सर जूस उसके सर पर डालते हुए कस करें थप्पड़ मारते हुए बोली, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। मैं फ्रेश जूस मंगवाया था और तुम मुझे ये क्या ला कर दिए? बेचारा नौकर अपनी गाल पर हाथ रखकर बोला, मैडम मैंने तो आपको फ्रेश जूस हिला कर दिया है। नौकर का बात सुनकर नौकर की सफाई सुनकर संध्या को और ज़्यादा गुस्सा आता है और नौकर को एक और थप्पड़ मारती देती है। इस तरह बेचारी नौकर को मार खाता देखकर दूसरे सारे नौकर चुपचाप सर झुकाए खड़े रहते हैं। किसी में हिम्मत नहीं होती है उसका पक्ष लेने की। यशोदा कुंती जी के कमरे में बैठकर पार्टी की तैयारी के बारे में बातें कर रही थी, तभी हाल में से आई हुई चीख की आवाज़ सुनकर दोनों कमरे से निकलते हैं। संध्या अजय और प्रिया का सारा गुस्सा नौकर पर निकलते हुए बोली, तुम 2 कौड़ी के आदमी तो मुझे जुबान लाडेगा, ये जो तेरी जुबान है उसे कटवा कर कुत्तों को खिला दूंगी। कुंती संध्या कौन नौकर को तरह मारता हुआ देखकर गुस्से में बोली, तुम्हें क्या कर रही हो? कुंती जी की आवाज़ सुनकर संध्या सर उठाकर देखती है तो ऊपर बालकनी में कुंती जी और संध्या की माँ यशोदा
खड़ी होती है। दोनों को देखकर संध्या नकली आंसू बहते हुए उनके पास जाती है और रेस्टोरेंट में हुए सारे वाक्य को 2-4 लगाकर उनके सामने पेश करती है। संध्या की बातें सुनकर यशोदा और कुंती की दोनों के फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही खराब हो जाता है। दोनों अंदर से गुस्से में उबलने लगती है। ये देखकर संध्या सुकून की सांस लेती है और मन में बोली, आप देख प्रिया, तेरा क्या हाल होता है। यशोदा संध्या से बोली, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लेकर रहूंगी और कबीर से तुम्हारा रिश्ता होकर रहेगा। जी माँ बोलकर संध्या अपने कमरे में चली जाती है। यशोदा और कुंती जी भी अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही यशोदा गुस्से में मुट्ठी कसते हुए बोली, उसे लड़की के पर बहुत निकल आए हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह बेइज्जत करने की। उससे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। यशोदा की बात सुनकर कुंती की बोली, तुम्हें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम जो भी करेंगे पार्टी वाले दिन ही करेंगे। कुंती जी की बात सुनकर यशोदा कुछ नहीं बोलता है और कमरे से निकल जाती है। CH-112 वह अभी जिंदा है। कुंती की बात सुनकर यशोदा कुछ नहीं बोली और कमरे से निकल गई। यशोदा के जाते ही कुंती सच में पड़ गई कि वह अनजाने में प्रिया से ऐसी गलती कभी नहीं होगी कि वह अनजाने में इतने बड़े रेस्टोरेंट में चली जाए। कुंती अपने ख्यालों को झटकते हुए तुरंत ही किसी को फ़ोन लगाकर बोली, मुझे प्रिया और अजय की सारी जानकारी जल्द से जल्द चाहिए कि इन दिनों वह दोनों क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किस किस से मिल रही है और उसकी प्रेगनेंसी के अभी क्या स्टेटस है। मुझे सारी जानकारी जल्द से जल्द चाहिए। ये बोलकर कुंती फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ अजय और प्रिया जैसे ही घर में कदम रखे वैसे ही अजय का फ़ोन बजने लगा। प्रिया को घर के अंदर जाने का इशारा करके अजय फ़ोन रिसीव करते हुए बाहर चला गया। फ़ोन रिसीव करते ही दूसरे तरफ से अभिजीत बोला, सर हमने पता लगा लिया कि वह आदमी कौन है और उसकी मौत किस तरह हुई। अभिजीत की बात सुनकर अजय बोलो, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। ये बोलकर अजय फ़ोन कट कर देता है और बाहर से ही प्रिया को बिना बताए ही निकल गया। अजय बहुत ही तेजी से ड्राइव करके क्लब के बेसमेंट एरिया के मीटिंग रूम में पहुंचता है, जहां पहले से ही सब मौजूद होते हैं। अजय को देखकर अभिजीत तुरंत ही अपना लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके आदमी की तस्वीर प्रोजेक्ट करते हुए बोला, यह एक पुलिस ऑफिसर है, इसकी वाइफ एक स्कूल टीचर थी और इन दोनों का सिर्फ एक ही बेटा है। ऑफिसर बहुत ही ईमानदार था और आज करीबन 25 साल पहले अचानक ही एक हफ्ते के लिए गायब हो गया था और एक हफ्ते बाद उसकी लाश उसके घर के सामने ही पड़ी हुई मिली। घर के सामने ही अपने पति की लाश देखकर उसकी पत्नी अपना मानसिक संतुलन को दी। उसके 15 के बेटे ने उसके पिता का अंतिम संस्कार किया और अचानक वह दोनों दिल्ली से गायब हो गई। अभिजीत अजय को देखकर आगे बोला, मैंने पता लगाने की कोशिश की कि इस पुलिस ऑफिसर का मर्डर कौन है, पर बस मुझे इतना ही पता चल पाया है कि गायब होने से पहले इसने आदमी को अरेस्ट किया था जो कोर्ट जाने के रास्ते में ही इसको और इसके साथी कांस्टेबल को चकमा देकर भाग गया। अजय उस आदमी की फ़ोटो प्रोजेक्टर पर अपलोड करते हुए बोला, इसी मुजरिम को पुलिस वाले ने अरेस्ट किया था। अभिजीत की बात सुनकर और प्रोजेक्टर पर फोटो देखकर अजय के फेस पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, बट उसकी आंखें बहुत सी बातें का खुलासा कर रही है। अजय बहुत ही सख्त लहजे में बोला, इस लड़के और इसकी मां के बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ और आदमी की भी सारी डिटेल्स चाहिए। अजय की बात सुनकर अभिजीत बोला, हमने साथ में की डिटेल्स निकाल है। यह आदमी नकली पासपोर्ट और वीजा लेकर ये देश भागने की कोशिश कर रहा था, पर प्लेन क्रैश में इसकी मौत हो गई। अभिजीत अजय को पेपर देते हुए बोला, ये रही पैसेंजर की लिस्ट जिसमें इस आदमी का भी नाम था।
मैसेंजर लिस्ट में से आदमी का नाम देखकर अजय की आंखें छोटी हो गई। अजय लिस्ट अभिजीत को देते हुए बोला, मुझे यकीन है आदमी मरा नहीं, जल्द से जल्द इस आदमी के बारे में पता करो कि अभी यह कहाँ है और क्या कर रहा है, क्योंकि सारी फसाद का जड़ यही आदमी है। ये बोलकर अजय मीटिंग रूम से निकल गया। वहीं दूसरे तरफ विहान रागिनी के कमरे में जाकर गुस्से में बोला, तुमने बिना मेरी परमिशन के विवान को घर क्यों लेकर आए? विहान का गुस्सा देखकर रागिनी बोली, मुझे पता है भाई कि आपसे परमिशन लेनी चाहिए थी, पर माँ को इस तरह रोता देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने बिना आपके परमिशन इतना बड़ा कदम उठा लिया। भाई मुझे पता है आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि अपना ही विवान है, पर हमने सारे टेस्ट भी करवाया और हमने पिछले 2 महीने से इसे बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व भी किया। सच में इसकी याददाश्त चली गई है और अभी तक किसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमने शक हो कि यह विवाह नहीं कोई बहरूपिया है। रागिनी की बात सुनकर विहान कुछ नहीं बोला। सोफा पर बैठकर आंखें बंद करके हथेली से अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किसी पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। विहान लंबी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हारे भरोसे पर भरोसा कर रहा हूं, पर तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम अपनी आंखें और कान दोनों को सतर्क कर इस लड़के पर नज़र रखो, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा है कि यह मेरा भाई विवान है। विहान की बात सुनकर रागिनी बोली, मैं इस लड़के पर यानी विवान पर अपने कड़ी नज़र रखेगी। अगर मुझे कभी भी ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है तो मैं तुरंत ही आपको आकर बताऊंगी। रागिनी की बात सुनकर हल्के से स्माइल करके उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, उसे लड़की को ज्यादा देर तक कबाड़ में बंद मत रखना, ऐसा ना हो कि वह शेखावत हाउस का दामाद बनने से पहले ही आरती पर लेट जाए। विहान की बात सुनकर रागिनी सकपकाते हुए बोली, मेरे कमरे में कोई नहीं है भाई, आपको कुछ गलतफहमी होगी। रागिनी की बात सुनकर विहान ठीक है बोलकर कमरे से चला जाता है। विहान जब कमरे में वापस आए तो देखा कि कामिनी मिरर के सामने खड़ी होकर कुछ सोचते हुए अपने बाल सुखा रही होती है। अचानक अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस करके घबरा गई। जैसी उसने मिरर में विहान का चेहरा दिखा तो उसे राहत मिली। विहान उसके गर्दन पर चीन रहकर बोला, ऐसा क्या सोच रही थी आप जो मेरी आने की आहट भी आपको महसूस नहीं हुई? विज्ञान की बात सुनकर कामिनी को समझ में नहीं आया कि बोल क्या जवाब दें। कामिनी की उलझन देखकर विहान बोला, आपको मुझसे सवाल करने के लिए किसी परमिशन वो शेयर करने के लिए झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। विहान की बात सुनकर कामिनी बहुत इजी फील करती है, फिर भी झिझकते हुए कहा, जब हम घर के अंदर आए और माँ ने देवर जी को, मेरा मतलब देवर जी को देखकर आपके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आई। ये बोलकर कामिनी विहान को मिरर से देखने नहीं। कामिनी की बात सुनकर विहान के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। विहान कामिनी को अपनी तरफ घुमाकर उसकी कमर को कसकर अपने करीब खींचते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी मुझे इतनी गौर से ऑब्जर्व करती है। कामिनी के बालों को कान के पीछे करते हुए विहान आगे बोला, कुछ चीज़ों को पाकर डर लगता है कि कहीं वह चीज़ हमें नुकसान न पहुंचा दे। कामिनी को विज्ञान बात समझ नहीं आई तो वह सवालिया नज़रों से उसे देखने लगती है। विहान मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी, अब आप इस घर की बहू बन गई है तो धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। विहान ये बोलकर उसके होंठों पर होंठ रख देता है। वक एथिक। विहान की हरकत देखकर कामिनी की आंखें शर्म से झुक गई। कामिनी ने उसका शर्ट को कस के पकड़ लिया। विहान बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा होता है। विहान के किस करने से कामिनी उसके शर्ट को और कस के पकड़कर उसका साथ देने लगी। कामिनी का साथ पाकर विहान और भी एक्साइटेड होकर कामिनी के कमर को पेट और पीठ पर हाथ फेरने लगा।
तभी दरवाजे पर से गिरने की आवाज आई, जिससे दोनों होश में आए। विहान अपनी तिरछी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा तो नौकर आंख मारे उन दोनों को देख रहा होता है। विहान को देखता पाकर नौकर तुरंत ही बर्तन को उठाकर सर झुकाकर माफी मांगने लगा। विहान झल्लाकर नौकर को गेट आउट बोलता है। ये सुनते ही डर से नौकर तुरंत ही भाग गया। विहान का झल्लाया रूप कामिनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। कामिनी को स्माइल करता देख विहान बोला, अभी तो हमने आपको छोड़ दिया है, पर मिसेस शेखावत, इसका भुगतान आपको रात को करना होगा। ये सुनकर कामिनी के गालों पर शर्म लाली आ गई। वहीं रागिनी के कमरे में विहान के कमरे से जाते ही रागिनी के कबाड़ एक लड़का निकालकर सोफे पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने ये देखकर रागिनी गुस्से में उसके पास कर रहा होता है। विहान के किस करने से कामिनी उसके शर्ट को और कस के पकड़कर उसका साथ देने लगी। कामिनी का साथ पाकर विहान और भी एक्साइटेड होकर कामिनी के कमर को पेट और पीठ पर हाथ फेरने लगा। तभी दरवाजे पर से गिरने की आवाज आई, जिससे दोनों होश में आए। विहान अपनी तिरछी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा तो नौकर आंख मारे उन दोनों को देख रहा होता है। विहान को देखता पाकर नौकर तुरंत ही बर्तन को उठाकर सर झुकाकर माफी मांगने लगा। विहान झल्लाकर नौकर को गेट आउट बोलता है। ये सुनते ही डर से नौकर तुरंत ही भाग गया। विहान का झल्लाया रूप कामिनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। कामिनी को स्माइल करता देख विहान बोला, अभी तो हमने आपको छोड़ दिया है, पर मिसेस शेखावत, इसका भुगतान आपको रात को करना होगा। ये सुनकर कामिनी के गालों पर शर्म लाली आ गई। लड़का सोफे पर टेक लगाकर आराम से रागिनी की डांट सुन रहा होता है। लड़का रागिनी का हाथ पकड़कर खींचता है, जिससे रागिनी लड़खड़ाकर उसके गोद में जाकर गिर जाती है। रागिनी कुछ रिएक्ट करें इससे पहले ही लड़के ने रागिनी के होठों को अपने कब्जे में लेकर बहुत ही रूडली किस करने लगा। रागिनी से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर वह जितना स्ट्रगल करती है लड़का उसे उतना ही ज्यादा फोर्स के साथ किस करने लगा, जिससे रागिनी के होंठ और जीभ में पेन महसूस होने लगा। करीबन घंटे बाद लड़का रागिनी के होठों को छोड़ते हुए अपने होंठ पर अंगूठा फरते हुए बोला, तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, पर मैंने तुम्हें खुद से 1 महीने अलग रहा, सोचो मेरी कितनी बुरी हालत हुई होगी। ये बोलकर लड़का रागिनी के चीनबोन पर किस करने लगा, जिससे रागिनी के बदन में कंपकंपी उठने लगी। उसने उसके उंगली को कसकर पकड़ लिया। रागिनी को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह धीरे धीरे बहकने लगी। तभी खुद पर कंट्रोल करते हुए रागिनी गुस्से में बोली, टोनी, कितनी बार कहा है कि बिना मेरे परमिशन मेरे साथ सेक्स नहीं कर सकते। तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। ये सुनकर टोनी तिरछी स्माइल करते हुए सोफे से खड़ा हुआ तो रागिनी जमीन पर गिर पड़ी। सोफे से खड़ा होते ही टोनी रागिनी को अपने बाहों में उठाकर बाथरूम लेकर चला गया। रागिनी को शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर दिया। कुछ ही मिनट में दोनों पूरी तरह से भीग गए और दोनों के कपड़े बिल्कुल ही शरीर में चिपक गए। टोनी रागिनी के बालों को कसकर पकड़ता हुआ बोल, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या चीज़ नहीं पसंद। रागिनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें भी पता है कि मुझे क्या नहीं पसंद। ये सुनते ही मोंटी उसको खुद के करीब लाता है और बहुत ही रखती किस करते हुए पूरे बदन पर हाथ फेरने लगता है, जिससे रागिनी भी अपना कंट्रोल होने लगती है। ये देखकर टोनी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और धीरे धीरे रागिनी के कपड़ों को उसके शरीर से अलग करने लगा। कुछ ही देर में बाथरूम का माहौल चेंज हो गया। टोनी रागिनी के गर्दन से किस करते हुए चेस्ट की तरफ बढ़ा। तभी रागिनी ने आह भरी। रागिनी की सेड्यूस ए वॉइस सुनकर टोनी खुद को रोक नहीं पाया और बहुत ही रफली रागिनी में इंटर हुआ, जिससे रागिनी ने चीख निकल गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से होने के बाद प्रिया को बहुत ही बेचैनी महसूस हो रहा था।
उसका दिल भी बहुत घबरा रहा था। वह बार बार अजय को कॉल कर रही थी पर वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। अजय का इंतजार करते करते सुबह से दोपहर और दोपहर से कब रात हो गया पता ही नहीं चला। उसने वह अजय को बहुत बार कॉल लगाती रही पर दूसरे तरफ से कोई भी रिस्पांस न पाकर प्रिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। घबराहट के मारे अब प्रिया के पेट में दर्द शुरू हो गया। तमन्ना ने प्रिया को पहले ही चेतावनी दी थी कि उसके लिए थोड़ा भी स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अगर वह थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेगी तो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पेट में अचानक दर्द होने की वजह से प्रिया घबरा गई। खुद को शांत करने के लिए प्रिया खुद के डर और चिंता को काबू पाने के लिए सोफे पर बैठ गई और दर्द बर्दाश्त करने के लिए लंबी लंबी सांस लेने लगी। इतने में ही अजय घर के अंदर आया तो प्रिया को ऐसी हालत में देखकर घबरा गया। दौड़कर उसके पास आकर माथे पर का पसीना पूछते हुए बोला, क्या तुम्हें क्या हो रहा है? दर्द के मारे प्रिया के मुझे आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। बस वह अजय को देखकर प्रिया राहत की सांस लेती है पर उसके पेट का दर्द अभी भी वैसा ही होता है। प्रिया पेट पर हाथ रखकर लंबी सांस लेकर अजय से बोली, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से कॉल लग रही थी, तुम मेरे कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे थे। ये बोलते हुए प्रिया के मुंह से दर्द के मारे आह निकल गया। प्रिया की दर्द भरी आवाज सुनकर अजय समझ गया कि टेंशन लेने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा। अजय प्रिया के बिना कुछ जवाब दिए तुरंत उसे गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ निकल गया। अस्पताल पहुंचते ही तमन्ना गेट पर खड़ी अजय और प्रिया का वेट कर रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी तमन्ना ने तुरंत ही स्ट्रेचर आगे अजय ने प्रिया को स्ट्रेचर में डाला और अजय के पीछे सावित्री जी और टीना भी हॉस्पिटल पहुंचे। टीना और सावित्री जी डिनर करने के बाद वॉक पर गई थी। जब वह वापस लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि अजय प्रिया को गोद में लिए बहुत ही तेज कदमों से गाड़ी के अंदर रखा और बहुत ही स्पीड में गाड़ी भगाया देखकर सावित्री जी डर गई और तुरंत ही उनके पीछे आ गई। सावित्री जी अजय से सवाल पूछना चाहती थी पर उसकी चिंताबाद चेहरा देखकर उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। लास्ट टाइम प्रिया की इतनी करे और दोनों के दरमियान कोई छोटी बातचीत में इतना तो सावित्री जी को पता चल गया कि वह उसे घर में अपनी मर्जी से घर जमाई बनकर नहीं रह रहा है। वह जैसे घर जमाई बनने का रीजन भी जानना चाहती है पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह वजह से सामने से पूछे कि वह इस तरह घर जमाई बनकर क्यों रह रहा है। अजय की आंखें ऑपरेशन थिएटर की ऑन हुए लाल बल्ब टिकी हुई है। करीबन 2 घंटे बाद तमन्ना ऑपरेशन रूम से निकलती है और अपना मास्क और ग्लव्स निकलते हुए बोली, अगर कुछ सेकंड और लेट होता तो हम मिसकैरेज होने से नहीं बचा पाए पर अभी माँ और बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसके उन्हें 1 वीक के लिए अस्पताल में एडमिट रहना होगा। अभी पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। पूरी रात पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन में वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ये बोलकर तमन्ना चली गई। डॉक्टर तमन्ना की बात सुनकर सावित्री जी अजय से पूछी, घबराते हुए अजय से पूछी, यह सब कैसे हुआ? डिनर तक तो सब ठीक। अजय जवाब में बोला, मुझे भी नहीं पता ये सब क्यों और कैसे हो। जब मैं घर आया तो प्रिया को दर्द में देखा तो उसे तुरंत अस्पताल लिया। ये सुनकर सावित्री जी की चिंता और भी बढ़ गई। इतने में ही एक नर्स अजय के सामने आकर बहुत ही रिस्पेक्ट से बोली, सर डॉक्टर तमन्ना आपको उनके केबिन में सप्लीमेंट्स के बारे में बताने के लिए बुला रही है। ये सुनकर अजय हाँ में सर हिलाकर उसके पीछे चला गया। केबिन में पहुंचते ही तमन्ना तुरंत ही अजय को देखकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिख रहा है। अजय तमन्ना को देखकर चेहरे पर बिना कोई भाव ले बस चुपचाप उसे देख रहा होता है। तमन्ना डर के मारे अपने कोट के अंदर डाले हुए हाथों को कस के मुट्ठी बांधते हुए बोली,
बॉस प्रिया मैम को एक और बार इस तरह का कोई सदमा या फिर चिंता हुई तो दोनों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा और हम बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। ये सुनते ही अजय की आंखें गुस्से से लाल हो गई और माथे की नसें दिखना लगी। अजय उसके पास आया, बहुत ही बेरहमी से उसका गला पकड़ दीवार में सताते हुए जमीन से 2 फीट ऊंचा उठा दिया, जिससे उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी और वह खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। अजय ने तमन्ना के गले को कसते हुए बोला, अगर मुझे यही सुनना है था तो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, और अगर तुम तुम्हारे पर्सनल मैटर को प्रोफेशनल मैटर में इन्वॉल्व किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। ये सुनते ही तमन्ना के चेहरे की रंगत सफ़ेद हो गई और अजय से वह और भी ज़्यादा डरने लगी। उसने आज तक किसी को भी नहीं बताया कि वह अजय को पसंद करती है। अजय ने आगे बोला, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा और काबिल डॉक्टर इसलिए बनाया कि तुम मेरे बुरे वक्त में काम हो, ना कि तुम्हारे होते हुए मैं बुरी खबरें सुने या बोलकर एक झटके में तमन्ना को जमीन पर अटक देता है। तमन्ना अपने गले को सहलाते हुए जो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। 2 मिनट बाद तमन्ना ने बोला, मैडम को किसी चीज़ का बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिस वजह से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चिंता कर ली, जिस वजह से उन्हें स्टमक पेन स्टार्ट हो गया, वरना तो हमारी दवाई उन पर बहुत अच्छे से असर कर रही थी, यहाँ तक कि उनकी बॉडी हील भी हो रही थी। सहारा लेकर खड़ी होते हुए आगे बोली, मैं अपने वर्क एथिक को कभी भी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करती हो और पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम की वजह से मेरे काम पर कोई आंच नहीं आने देती हूँ। अगर मैडम इस तरह की हालत आगे नहीं चाहते हैं तो पता कीजिए कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें इतना स्ट्रेस लेने पर मजबूर कर दिया। और मैं फिर से कहूँगी, अगर एक बार ऐसा और हुआ तो मैं भी बच्चे को बचाने में नाकामयाब हो जाऊंगी। सिर्फ तमन्ना ही जानती है क्या जे के सामने इतना बोलने के लिए वह कितनी हिम्मत जताकर खड़ी है, वरना अजय का ये रूप देखकर वो इतना डर गई है कि वह अपने आप को कांपने से रोक नहीं पा रही है। ये बोलकर तमन्ना ऑफिस से निकल जाती है। केबिन से बाहर आते ही तमन्ना के पैर हाथ कांपने लगते हैं और वह लड़खड़ा के गिरने वाली होती है कि तभी 2 मजबूत हाथ उसके कंधे को पकड़ लेते हैं। वह अपना सर उठाकर देखती है तो सामने रणविजय खड़ा होता है। रणविजय को खड़ा देखकर तमन्ना राहत की सांस लेती है और उसके शर्ट को कस के पकड़कर उसके कंधे पर सर रखकर बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो। तमन्ना की बात सुनकर रणविजय बिना कोई सवाल जवाब किया उसे डॉक्टर के आराम करने के लिए बना हुआ हॉस्टल रूम में लेकर चला जाता है। अजय ध्रुव को कॉल लगाकर बोला, मुझे जानना है कि मेरे जाने के बाद घर में कौन आया। ये बोलकर अजय फ़ोन रखकर आईसीयू की तरफ चला गया।